नमस्कार साथियों, सिविल जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी या किसी राज्य के स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं, आपके क्वेश्चंस में अक्सर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस आते होंगे। और पॉलिटिकल साइंस में भी जो सबसे अधिक टॉपिक पूछा जाता है वो होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते होंगे। इसीलिए इस वीडियो में हम मौलिक अधिकारों को पढ़ने वाले हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट को तैयार किया है। हम आशा करते हैं कि एक बार अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो मौलिक अधिकार आपको दोबारा से कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बेस्ट कंटेंट आपके लिए हमने इसमें ऐड किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकारों को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है और क्यों हम संविधान में जो मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं, इन अधिकारों को हम मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। देखिए, किसी भी समाज के लिए और समाज के विकास के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है, स्वतंत्रताएं की आवश्यकताएं होती है। बिना स्वतंत्रता के कोई भी जो समाज है वो विकासशील नहीं हो सकता है या विकसित नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में हमने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में जो संविधान है उसमें 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनको हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कि क्यों इन अधिकारों का हम मूल अधिकार कहते हैं। इसका एक रीज़न है, जो हमारे संविधान में अधिकार है वो न्यायोचित है। न्यायोचित से तात्पर्य है कि अगर कोई भी व्यक्ति या राज्य आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। जो उच्चतम न्यायालय होता है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय आपकी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में सहायता करता है। इस रीज़न से हम जो अधिकार हमें दिए गए हैं संविधान के द्वारा, उनको मूल अधिकार कहते हैं। आगे वीडियो में हम डिटेल में इन सभी अधिकारों को पढ़ने वाले हैं, जितने भी मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं। आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन आर्टिकल्स में आर्टिकल 12, 13 और आर्टिकल 33, 34, 35, इन 5 आर्टिकल में किसी मौलिक अधिकार का वर्णन तो नहीं किया गया है, लेकिन ये 5 आर्टिकल जो है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इनको भी हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक सभी आर्टिकल में किसी न किसी मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसको भी हम पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम अनुच्छेद 12 से। देखिए दोस्तों, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको एक शब्द मिलेगा, राज्य। तो यहाँ पर जो राज्य शब्द है भाग 3 के लिए इसकी परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 12 में हम राज्य शब्द की परिभाषा पढ़ते हैं। राज्य शब्द सुनने में जब आपको आता होगा तो आपके दिमाग में जो सबसे पहले आएगा वो आएगा स्टेट, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। लेकिन यहाँ पर राज्य शब्द का अर्थ किसी स्टेट से नहीं है। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि जो मौलिक अधिकार है वो हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त हुए हैं, यानी कि राज्य आपसे आपका मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता। तो राज्य कौन है? आर्टिकल 12 में यही बात बताई गई है कि राज्य से क्या तात्पर्य है। देखिए, हम समझते हैं। आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग भाग 3 के लिए राज्य शब्द का आशय है भारतीय संसद यानी कि केंद्र सरकारें, राज्य विधानमंडल यानी कि सभी जितने भी भारतीय राज्य हैं सभी राज्य की सरकारें, इसके अलावा स्थानीय सरकारें जैसे कि नगर पालिकाएँ और पंचायती राज, और इसके अलावा अन्य वह सभी प्राधिकरण जो किसी न किसी रूप में सरकार के या सहकारी संघ के क्षेत्र में आते हैं, जिनके एग्जाम्पल है जैसे कि ओएनजीसी, बीएसएनएल आदि। इन सभी को मिलाकर हम राज्य बोलते हैं। ये सब मिलकर या इनमें से कोई भी एक राज्य है, यानी कि इनमें से कोई भी अगर आपके संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके विरोध में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इनमें से कोई आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। इन सबको मिलाकर हम राज्य कहेंगे। यहाँ तक आपको आशा है समझ में आया होगा। आगे आर्टिकल 12, माफ़ी चाहूँगा, आर्टिकल 13 हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 13 में अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो न्यायिक समीक्षा का वर्णन किया गया है। यानी कि जैसे कि अभी मैंने आपसे बताया था कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का जो दायित्व दिया गया है संविधान में वो उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। तो उच्चतम न्यायालय न्यायिक समीक्षा करता है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। इसी संदर्भ में आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 में बताया गया है कि संविधान निर्माण से पहले या भारत
जो भारत देश था वो स्वतंत्र नहीं हुआ था उससे पहले, या संविधान निर्माण के पहले वो सभी विधियां या कानून, देखिए हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था या संविधान नहीं बना था उसके पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चलता था, तो उनके द्वारा कई कानून यहाँ पर बनाए गए थे। तो उस समय के बाद सभी कानून जो मौलिक अधिकारों का वर्तमान में अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो वह कानून शून्य घोषित किए जाएंगे, मतलब उन कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए, ठीक है। ये आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 में बताया गया है। आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 में बताया गया है कि संविधान बनने के बाद, यानी कि वर्तमान में हम आज की बात करते हैं, तो इस समय भी अगर ऐसी कोई विधि बनाता है, यानी कि हमारी जो वर्तमान सरकार है, मान लो ऐसी कोई विधि या कानून बना रहा है जो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो उस कानून को भी उस मात्रा में शून्य घोषित कर दिया जाएगा जिस मात्रा में वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा। जिस मात्रा से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि पूरा कानून रद्द नहीं किया जाता है। अगर कोई नया कानून बना है और उस कानून में ऐसी कोई बातें हैं जो मौलिक अधिकारों से कहीं ना कहीं असंगत हैं, तो वो वहाँ पर सिर्फ उस हिस्से को रद्द किया जाएगा उस कानून से जो मौलिक अधिकारों से असंगत है या जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा। आगे आर्टिकल 13 सब क्लॉज 4 में हम पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत जो विधि शब्द है, समझिएगा, देखो इसको मैं डिटेल में बताना चाहूँगा क्योंकि ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसको इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जोड़ा गया था 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया था, क्योंकि उस समय ऐसा था कि जो मौलिक अधिकार है उनमें कटौती नहीं की जा सकती, यानी कि जो मौलिक अधिकार है उनमें कोई कटौती नहीं कर सकता, जितने भी मौलिक अधिकार है एज इट इज़ रहेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और उसमें बोला गया कि नहीं, अगर संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के तहत। तो इसलिए फिर वहाँ पर अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया और बोला गया कि जो विधियां हैं ऐसी विधि बनाई जा सकती है, लेकिन आर्टिकल 368 के द्वारा, यानी कि संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। इसी के बाद फिर हम देखते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया था। बाद में केशवानंद भारती मामला चला सुप्रीम कोर्ट में, जो काफ़ी फेमस मामला है, किसी और वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस जो 24वां संविधान संशोधन उसको वैधानिक माना और वहाँ से ये क्लियर हो गया कि हाँ, संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, लेकिन मूल जो ढांचा है उसमें कटौती नहीं कर सकती। बाद में फिर जैसे कि हम देखते ही है कि संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो ये जो आर्टिकल थे दोनों 12 और 13 ये मौलिक अधिकारों से संबंधित थे जो हमने देखा। अब आर्टिकल 14 से हमारे मूल मौलिक अधिकार स्टार्ट होते हैं, जिनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14 को। आर्टिकल 14 से हमारे मूल अधिकार स्टार्ट होते हैं। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हम समानता के अधिकार को पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 में बोला गया है कि भारत के सभी नागरिकों को विधि के समान संरक्षण और विधि के समान क्षमता का अधिकार प्राप्त होगा। यहाँ पर इन दोनों शब्दों में कुछ डिफरेंस है। देखिए, विधि के समान क्षमता से तात्पर्य है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी एक समान हैं और किसी को विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। वहीं विधि के समान संरक्षण से तात्पर्य है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा और असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जाएगा, यानी कि लोगों के बीच तार्किक भेदभाव किया जा सकता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि देखिए, विधि के समान क्षमता का मतलब है कि जितने भी नागरिक हैं सभी एक समान हैं और किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ST SC का है तो हम उसको कुछ विशेष प्रावधान देते हैं संविधान में, वहीं अगर महिला वर्ग है तो उनको भी हम विशेष प्रावधान दे के रखते हैं। तो यहाँ तो सभी उल्लंघन हो गया इसके समानता के अधिकार का। तो इसी के लिए शब्द लाया गया है विधि के समान संरक्षण, यानी कि तार्किक भेदभाव किया जा सकता है। अगर ST कैटेगरी का व्यक्ति है और आर्थिक रूप से पिछड़ा है तो हम उसके लिए संविधान में कुछ मूल प्रावधान कर सकते हैं। इसको हम विधि के समान संरक्षण कहेंगे और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर दो व्यक्ति दोनों SC कैटेगरी के हैं तो उनको हम एक समान मानेंगे, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये समता के अधिकार से तात्पर्य है। इसके साथ ही आप ये भी याद रखिएगा कि विधि के समान क्षमता का जो हमने विचार लिया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया है और विधि के समान संरक्षण का जो विचार हमने लिया है ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा। ये भी याद रख लीजिएगा कि जो समता का अधिकार है, विधि के समान क्षमता का अधिकार, ये एक नेगेटिव विचारधारा है और विधि के समान संरक्षण जो है ये एक पॉजिटिव विचारधारा है, पॉजिटिव थॉट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं आर्टिकल 15 को। आर्टिकल 15 में हमको बताया गया है कि भारत के सभी नागरिक जो है राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के रूप में भेदभाव नहीं करेगा। यानी किसी के अगर कोई नागरिक है भारत का तो इस संदर्भ में राज्य भेदभाव नहीं कर सकता कि वो किस राज्य से है, किस लिंग का है, किस धर्म का है, ठीक है।
आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 में हम पढ़ते हैं कि राज्य के साथ साथ भारत का कोई भी नागरिक भी एक दूसरे से इस प्रकार भेदभाव नहीं कर सकता जन्म, लिंग, स्थान, जाति आदि के आधार पर। और जैसा कि हम गाँव में देखते हैं कि सार्वजनिक स्थलों, मंदिरों, रिसोर्ट, होटलों आदि में भी किसी को प्रवेश में इस प्रकार से हम नहीं रोक सकते कि वो किसी अदर धर्म का है, किसी अदर लिंग का है या जन्म स्थान आदि उसका भिन्न है। इस संदर्भ में हम किसी को अयोग्य घोषित नहीं कर सकते। ये हमको आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 हम पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है, ये एक तरह से एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है आर्टिकल 15 का ही, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने महिलाओं के लिए तो विशेष प्रावधान किए हैं संविधान में। तो ये एक एक्सेप्शन है कि अगर राज्य चाहे तो वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसे हम आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं मानेंगे। साथ ही आर्टिकल 15(4) में भी एक एक्सेप्शन है कि जो राज्य है वो ST SC कैटेगरी के लोगों के लिए, या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, OBC है, अदर बैकवर्ड क्लास जो कास्ट है, इनके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है, और इसे भी हम आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं मानेंगे, ठीक है। इसके आगे बोला गया है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 में हम पढ़ते हैं कि राज्य के तहत जो भी नियुक्तियाँ होगी, यानी कि जो भी गवर्नमेंट जॉब होगी, उनमें सभी को समान अधिकार दिया जाएगा, सभी नागरिकों को, ठीक है। आर्टिकल 16(2) में हम पढ़ते हैं कि किसी के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा नियुक्तियों में कि वो किस लिंग से है, जन्म स्थान क्या है, या वंशक्रम, निवास स्थान आदि के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, या किसी के साथ इस प्रकार से कोई भेदभाव हम नहीं करेंगे जन्म स्थान आदि के आधार में किसमें, नियुक्तियों में, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं सब क्लॉज 2 में। आगे आर्टिकल 16 में ही हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 16 के आगे के सब क्लॉज में देखिए, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3 में हम पढ़ते हैं कि संसद विधि बनाकर राज्य के या नियुक्तियों के निवास में, मतलब निवास स्थान संबंधी शर्त आरोपित कर सकते हैं। इसको मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए मध्य प्रदेश की अगर कोई नियुक्ति है, और मध्य प्रदेश की किसी नियुक्ति में अगर किसी अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहता है, तो हम देखते हैं कि अगर वो SC कैटेगरी से होगा तो भी उसका फॉर्म जनरल कैटेगरी में फुलफिल होगा। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर राज्य चाहे तो राज्य की अगर कोई नियुक्ति है तो उसमें स्थान संबंधी वो कुछ शर्तें आरोपित कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 16(4) में हम पढ़ते हैं कि राज्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। इसमें सिंपली ये कहा गया है कि OBC को रिजर्वेशन दे सकता है। OBC रिजर्वेशन की नॉर्मली बात की गई है, ठीक है, कि अगर राज्य के अधीन कोई नियुक्तियाँ हैं तो उनमें से OBC कैटेगरी को कुछ रिजर्वेशन दिया जा सकता है। OBC रिजर्वेशन की बात इस आर्टिकल में हमको देखने को मिलती है। आगे हम इसमें देखते हैं आर्टिकल 16(5) में कि राज्य धार्मिक मामलों के प्रबंधन के लिए उसी धर्म समुदाय के किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। मान लीजिए किसी मंदिर का ट्रस्टी नियुक्त करना है या किसी मस्जिद का ट्रस्टी नियुक्त करना है, तो ऐसे में उसी धर्म के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 16(6) में हम देखते हैं, देखिए आर्टिकल 16 जो है ना, ये एक नया आर्टिकल है। इसको हाल ही में ऐड किया गया 2019 में 103वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बीजेपी सरकार ने इसको ऐड किया गया है। आपने देखा भी होगा न्यूज़ में कि EWS कैटेगरी के जो लोग होते हैं, जनरल कैटेगरी के, वह लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको नियुक्तियों में 10% रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन यानी कि सरकारी जॉब जो होती है उनमें EWS को 10% रिजर्वेशन दिया गया है। ये हम पढ़ते हैं आर्टिकल 16(6) में, याद रखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 17 को। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत घोषित किया गया है। आप अस्पृश्यता जो है उसको निषिद्ध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता से तात्पर्य छुआछूत से है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि जो ST या SC कैटेगरी के लोग होते हैं उनके साथ भेदभाव किए जाते हैं, छुआछूत आदि चीज़ों को माना जाता है, या किसी चीज़ को छुआ नहीं जाता, उनके द्वारा छुआ गया पानी आदि पिया नहीं जाता है गाँव में। इस प्रकार की जो चीज़ें होती थी उनको इस आर्टिकल के द्वारा संविधान में वर्णन किया गया है कि ऐसी जो भी चीज़ें हैं उनको अब गैर कानूनी घोषित किया जाएगा, और ऐसा करने पर दंडनीय अपराध उसको घोषित किया जाएगा। दंडनीय अपराध घोषित करने के साथ साथ कुछ जो है अधिनियम भी गवर्नमेंट लेके आई थी इसी संदर्भ में, ताकि इन कानूनों को पूरी तरह से समाप्त किया जाए, मतलब छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। पहला जो अधिनियम था वो था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। इसी को बाद में संशोधित करके इसका नाम कर दिया गया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, और हाल ही में इसको संशोधन करके इसका नाम कर दिया गया है ST ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं आर्टिकल 18 को। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत घोषित किया है। उपाधियों से तात्पर्य, देखिए प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा हम राय बहादुर आदि की उपाधियाँ पढ़ते हैं।
तो इस प्रकार की जितनी भी उपाधियाँ हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो इस रीजन से उपाधियों को जो है निषिद्ध घोषित किया गया है। यानी कोई किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट या आदि कोई भी संस्थाएं किसी को उपाधियाँ नहीं दे सकती। तो सेना और विद्या संबंधी इन दो संबंधी उपाधियाँ दी जा सकती हैं। इनको छोड़कर जितनी भी उपाधियाँ हैं वो आप नहीं दे सकते। साथ ही भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से यानी किसी विदेशी कंट्री से भी कोई उपाधि जो है वो ग्रहण नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक ये हमने पढ़े थे समानता के अधिकार। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक अब हम स्वतंत्रता के अधिकारों को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, आर्टिकल 19 में हम कुछ स्वतंत्रताओं को पढ़ते हैं जो भारतीय नागरिकों को दी गई है। और आप ये भी याद रखिएगा, जो आर्टिकल 19 है ये केवल और केवल भारतीयों के लिए है। मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये ओनली इंडियंस के लिए है। इनको हम पढ़ते हैं। इनमें 6 फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं। वैसे भी 6 फंडामेंटल राइट्स है टोटल, और आर्टिकल 19 के अंदर भी आपको 6 फंडामेंटल राइट्स अलग से दिए गए हैं। ये है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि भारत के किसी भी नागरिकों को भाषण देने की और बोलने की स्वतंत्रता होगी। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, आप बिना हथियारों का सम्मेलन कर सकते हैं, सभा निकाल सकते हैं। संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, संघ यानी कोई यूनियन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। इनमें आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल होती है, ठीक है, इसका अधिकार आपको मिलता है। इसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण का अधिकार, घूमने फिरने का, ट्रैवल करने का आपको अधिकार दिया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने का अधिकार, यानी कि आप भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं। इसके अलावा सभी नागरिकों को आजीविका व व्यापार करने का अधिकार दिया गया, ठीक है। आप जो भी आपकी मनपसंद का व्यापार करना चाहते हैं वह व्यापार आप कर सकते हैं। इसका अधिकार आपको दिया गया है आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20। देखिए, आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 अक्सर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं मौलिक अधिकारों में, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। आर्टिकल 20 में सिंपली आपको बताया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसको तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने उस समय लागू किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया हो। इसमें आप समझिएगा, जो आर्टिकल 20 है दोष सिद्धि में आपको संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि कोई भी आपको तब तक गिरफ्तार नहीं किया कर सकता है जब तक आपने कुछ ऐसा कानून का उल्लंघन नहीं किया हो जो कानून वर्तमान में अस्तित्व में है। ये आपको मूल लक्ष्य तिथि में समर्थन प्राप्त करता है। मूल लक्ष्य का मतलब ये है कि कोई भी आपको ऐसे कानून के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकता जो पहले कानून था अभी नहीं है। मतलब सिंपली ये बोला गया है कि वर्तमान में जितने कानून की धाराएं हैं उनमें से अगर आप किसी को उल्लंघन करते हैं तो ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 20 के सब क्लॉज 2 में हम पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सज़ा नहीं दे सकते आप। यानी कि अगर कोई आपने अपराध किया है और उस अपराध की कानून में जो सज़ा है वो सज़ा आपको एक ही बार मिलेगी, ठीक है। एक ही अपराध के लिए बार बार आपको सज़ा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में आपको बोला गया है कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि पुलिस, वकील या आप अगर न्यायालय में भी है तो वहाँ पर आपको स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आपको ये नहीं बोला जा सकता कि आप स्वयं के खिलाफ गवाही दीजिए, ठीक है। यही सिंपली इसमें बताया गया आपको। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 20 जिसमें आपको दोष सिद्धि में संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 21 को। आर्टिकल 21 में आपको जीवन को जीने की स्वतंत्रता है सिंपली, ठीक है। वैसे ये सबसे बड़ा आर्टिकल है मौलिक अधिकारों में। अगर आप पढ़ेंगे तो 21 सबसे बड़ा अधिकार है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो वनडे एग्ज़ाम के लिए या आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने शॉर्ट में इसमें ऐड किया है। तो नॉर्मल इसमें बस यही बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है और बिना किसी विधि के आपसे स्वतंत्रता जो है वो नहीं ली जा सकती। लेकिन 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक सब क्लॉज इसमें जोड़ा गया है 21A इसमें जोड़ा गया है 2002 में, जिसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और ये राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है। राज्य अनिवार्य रूप से 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा का प्रावधान करेगा। साथियों, अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को यार लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है यार। हमने इस वीडियो में मौलिक अधिकारों का बेस्ट डाटा ऐड किया हुआ है, बेस्ट कंटेंट ऐड किया हुआ है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं ना, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो का पूरा PDF हमने आपका
का अपलोड कर दिया है ऑलरेडी पहले ही ईवोक फॉर्मेट में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लिंक ओपन करके आपका जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस वीडियो में भी बेस्ट डाटा हमने ऐड किया हुआ है, बेस्ट कंटेंट ऐड किया हुआ है। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको जो कंटेंट है वो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत आपके लिए की है और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है यार। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगला आर्टिकल जो हम पढ़ते हैं ये है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में आपको गिरफ्तारी में संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है सामान्य दंड विधि के द्वारा, यानी आपने कोई सामान्य सा अपराध किया है और उसमें आपको गिरफ्तार किया जाता है सामान्य दंड के प्रावधान के अकॉर्डिंग, तो आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिनमें है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। आपको बताया जाएगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। आपको आपके मनपसंद का वकील चुनने का अधिकार है, जो आपका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में आपका मुकदमा लड़ेगा, तो मनपसंद का आप वकील चुन सकते हैं। और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत किया जाएगा, ये अधिकार आपको दिए जाएंगे। तो ये हो गए थे हमारे स्वतंत्रता के अधिकार 19 से लेके 22 तक। अब हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। ठीक है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिनको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए आर्टिकल 23 में बोला गया है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार और इसी तरह के अन्य बालाश्रम प्रतिबंधित किए जाते हैं, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा, और इस पर युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। इसका मतलब है कि बेगार का मतलब होता है मजदूरी, ऐसी मजदूरी जिसमें व्यक्ति को पैसे नहीं दिए जाते हैं या खाना आदि के लिए बस जॉब पे रखा जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र में। या हम पहले जब देखते थे जैसे कि दास प्रथा होती थी, जो दासों को रखा जाता था, उनको बेगार मजदूरी बोला जाता है। तो उस प्रकार की जो मजदूरियां हैं उनको बंद किया जाएगा, ये इसमें बोला गया इस आर्टिकल में। ठीक है, आर्टिकल 24 में बोला गया है कि 14 वर्ष से कम के जो भी बच्चे हैं उनको खदानों, कारखानों एवं अन्य संकट में काम में प्रतिबंधित किया जाता है। सिंपली बोला गया है कि जो बच्चे हैं 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनको किसी भी कारखानों में काम नहीं करने दिया जाएगा। ये एक निरपेक्ष आर्टिकल है, यानी कि इसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते और इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आर्टिकल जो 24 है इस पर, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो आर्टिकल 23 और 24 ये थे आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता का जो है वो अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता से मतलब है आपको धर्म से रिलेटेड जो स्वतंत्रताएं दी जाती है। ठीक है, आर्टिकल 25 में देखिए हम पढ़ते हैं कि सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, धर्म को आबाद रूप से मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रसार करने की अनुमति होगी। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम धर्म की जो भी व्यवस्थाएं करते हैं, जैसे कि गणपति जी के समय या नव दुर्गा के समय हम उनकी स्थापनाएं करते हैं, ईद मनाना, ये सारी चीज़ें जो होती है उनका आयोजन करना होता है, इन सभी की आपको स्वतंत्रता दी गई है। ये कहाँ वर्णन किया गया है इसका? आर्टिकल 25 में, याद रखिएगा। आर्टिकल 26 में बोला गया है कि धार्मिक एवं मूल प्रयोजनों के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का और चल अचल संपत्ति रखने का अधिकार है। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं आप, यानी कि ट्रस्ट की। हम देखते हैं काफ़ी मंदिरों के ट्रस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े मंदिर आपने सुने होंगे उनके सबके ट्रस्ट होते हैं और उनके पास काफ़ी संपत्तियाँ भी होती हैं। तो इस प्रकार के ट्रस्टों का निर्माण करने और इस प्रकार की संपत्तियाँ, चल अचल संपत्तियों को रखने का अधिकार आपको दिया गया है आर्टिकल 26 में, धार्मिक स्वतंत्रता के रिलेटेड। ठीक है, आर्टिकल 27 को समझिएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसका उद्देश्य किसी विशेष धर्म अथवा समुदाय की अभिवृद्धि से संबंधित हो। इसको आपको मैं बिल्कुल सरल भाषा में बता देता हूँ। आर्टिकल 27 का मतलब है चंदा। जब नव दुर्गा आपके मोहल्लों में लगती होगी तो आपने देखा होगा कि लोग चंदा लेने आते हैं, या कोई भी धर्म का जो आयोजन किया जाता होगा तो लोग चंदा लेने आते हैं। तो इसमें वही बोला गया है कि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। किसी भी धर्म से रिलेटेड अगर कोई कर लिया जा रहा है, या फिर मोहल्ले में अगर कोई मंदिर बन रहा है उसके लिए अगर आपसे कोई टैक्स लिया जा रहा है, कर लिया जा रहा है, तो आप बाध्य नहीं है उसको देने के लिए। वही सिंपल इसमें आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 27 आपका ये हो गया था। आगे अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 28 को। ठीक है, आर्टिकल 28 में बोला गया है कि राज्य के द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर राज्य के द्वारा कोई ऐसी शिक्षण संस्थाएं खोले जा रहे हैं जो पूरी तरह से गवर्नमेंट है, तो ऐसे किसी भी गवर्नमेंट शिक्षण संस्थाओं में आप किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, वो पूरी तरह से इसमें बैन की गई है। तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 28। यहाँ पर हमारे जो भी स्वतंत्रता के अधिकार है वो समाप्त होते हैं।
अब हम जो आर्टिकल आगे पढ़ेंगे वो हो गया आपके धार्मिक माफ़ी चाहूँगा सांस्कृतिक से संबंधित, ठीक है, जो आर्टिकल 29 और 30 को हम पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 29 में हम पढ़ते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र में अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी कि भारत में जितने भी लोग हैं, हम देखते हैं कि भारत जो है काफ़ी बड़ा देश है और यहाँ पर कई तरह की संस्कृतियाँ हैं, तो सभी को अपनी संस्कृति को संभाल के रखने का आपको अधिकार होगा, ठीक है। 29(2) सब क्लॉज में हम पढ़ते हैं कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी भी नागरिक के प्रवेश में धर्म, जाति, प्रजाति अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगला आर्टिकल हम पढ़ते हैं आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में बताया गया है कि सभी भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं को खोलने और प्रसारित करने की अनुमति होगी। और आर्टिकल सब क्लॉज 30(1) में बोला गया है कि राज्य के द्वारा अगर किसी भी अल्पसंख्यक के शैक्षणिक संस्थाओं की जो ज़मीनें हैं उनको अगर किसी रीजन से लिया जाता है तो उनको पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जाएगी। सामान्य भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें बोला गया है कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, संपत्ति रख सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार उनमें शिक्षा दे सकते हैं। और अगर उनकी संपत्ति को राज्य लेता है तो राज्य उनको जितनी भी संपत्ति थी उसकी क्षतिपूर्ति देगा। ये हो गया हमारा कौन सा सांस्कृतिक का अधिकार। जो 30(a) है इसको जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला जो आपका आर्टिकल है ये संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 अब हमारे मूल संविधान में नहीं है क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था 1978 में। लेकिन संपत्ति का अधिकार अभी भी आपको दिया गया है, ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पास संपत्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन वो अभी मूल अधिकार नहीं है, वो अभी कानूनी अधिकार है। वो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 300(a) में है जो कि अभी एक कानूनी अधिकार है। अधिकार हमारे पास है लेकिन मूल अधिकार नहीं है, बस इतना अंतर है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 को। देखिए आर्टिकल जो 32 है काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। इसमें हम उच्चतम न्यायालय की रीट अधिकारिता को पढ़ते हैं। जो रीटें हैं ये बहुत कम समझ में आती है, हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगी। 5 प्रकार की रीट होती है। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है ना तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आपके बिना सुप्रीम कोर्ट जाए भी सुप्रीम कोर्ट खुद से भी कुछ संज्ञान ले सकता है। तो वही संज्ञान किस प्रकार से ले सकता है? ये 5 प्रकार की रीट के माध्यम से। ये रीट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए पहली जो हम रीट पढ़ते हैं ये है परमादेश रीट। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये रीट उच्चतम न्यायालय के द्वारा किसी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको जारी की जाती है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अपना काम नहीं कर रहा है तो उसको बोला जाता है कि भैया प्रॉपरली अपना काम करिए, तो उसको हम परमादेश रीट कहते हैं। अगली जो रीट होती है वो होती है प्रतिषेध रीट। इसमें रोका जाता है। मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय कौन होते हैं? उच्च न्यायालय किसी भी राज्य के। तो किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा अगर कोई ऐसा मामला आता है जिस मामले में उच्च न्यायालय अच्छे से सुनवाई नहीं कर पा रहा है, तो उच्च न्यायालय जो होता है, उच्चतम न्यायालय उसको रोक देता है, तो उसको प्रतिषेध रीट कहते हैं। अगली जो होती है वो रीट होती है उत्प्रेक्षण रीट। ये भी अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा को ही जारी की जाती है। इसमें सिंपली ये होता है कि अगर कोई उच्च न्यायालय में कोई केस आता है जिसमें उच्च न्यायालय गलत सज़ा सुना देता है मान लो किसी व्यक्ति को, तो जो उच्चतम न्यायालय होता है कारण पूछता है, प्रमाणित करना होता है कि भाई आपने सज़ा सुनाई है तो किस बेसिस पर सुनाई है। तो वो जो प्रमाणित करना होता है वही जो रीट होती है वो उत्प्रेक्षण रीट होती है। नेक्स्ट जो रीट होती है वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है अगर पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि 24 घंटे में आपको प्रस्तुत कराना होता है मजिस्ट्रेट के सामने। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में यही होता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट को पता चल जाता है कि इनलीगली गिरफ्तार किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए बोलता है। और अगर पता चलता है कि हाँ इनलीगली गिरफ्तार किया गया है तो उसको बरी कर दिया जाता है। यही बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट होती है। अंतिम जो रीट है वो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का तात्पर्य है कि देखिए गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई व्यक्ति इनलीगली अपॉइंट हो जाता है तो उच्चतम न्यायालय पूछता है कि भाई आपका अधिकार क्या है, आपने किस अधिकार से ये पद ग्रहण किया है। और सामने वाला व्यक्ति अगर नहीं बता पाता है कि उसको किसने अपॉइंट किया है या क्यों अपॉइंट किया गया है, तो फिर उसको अपने पद से त्याग पत्र देना होता है। यही जो होती है अधिकार परीक्षा रीट होती है, ठीक है। तो ये सारी रीट आई होप आपको समझ आई होगी। चलिए अभी तक हमने आर्टिकल 32 तक पढ़ लिया है।
यहाँ पर हमारे सारे जो मौलिक अधिकार है वो समाप्त हो जाते हैं। आगे के जो आर्टिकल 33, 34 और 35 है, ये भी मौलिक अधिकारों से ही संबंधित है, जिनको हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए आर्टिकल 33 को पढ़ते हैं। आर्टिकल 33 में बोला गया है कि सेना में जो भी कर्मचारी होंगे, सेना या पुलिस आदि जो भी कर्मचारी होंगे, इनके मौलिक अधिकारों में कटौती की जाएगी। ये कटौती इनमें अनुशासन बनाने के लिए की जाती है। जो भी हमारे पुलिस बल होते हैं, इनमें इनको जो मौलिक अधिकार दिए जाते हैं उनमें कुछ कटौती होती है। तो इसी का वर्णन हम आर्टिकल 33 में पढ़ते हैं। आर्टिकल 34 में बोला गया है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मार्शल लॉ या सैन्य कानून लागू होंगे, वहाँ पर भी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाएगा। क्योंकि सैन्य कानून लागू है या मार्शल लॉ लागू है तो वो किसी विशेष परिस्थितियों में ही लागू होते हैं, तो वहाँ पर भी मौलिक अधिकारों का जो होता है वो निलंबन होता है। आर्टिकल 35 में हम पढ़ते हैं कि संसद जो है, संसद के पास शक्ति होगी मौलिक अधिकारों को लागू करने की। कुछ मौलिक अधिकार तो ऐसे हैं जो नॉर्मली लागू होते ही हैं और कुछ को लागू करना होता है। तो जिनको भी लागू करना होता है वो शक्ति भी संसद के पास होगी। आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। डिटेल में हमने आपको समझाया है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। डाटा कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, आपको लग रहा होगा कि काफ़ी चीज़ें ऐसी ऐड की हुई है, लेकिन विश्वास रखिए अगर यहाँ से आप इस वीडियो में से मौलिक अधिकारों को पढ़ रहे हैं तो कहीं से अब आपको मौलिक अधिकार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये पूरे वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, ई-बुक की टाइप आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।